साथ अमेठी से बड़ी खबर आ रही है। भारतीय सेना को मिले हैं 35,000 AK-203 राइफलें। इंडो रशियन के उद्यम से अमेठी में की गई तैयार। भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य। आयुध निर्माणी कोरवा फैक्ट्री में राइफलों का निर्माण किया गया है अभी, और 6 लाख राइफलों का किया जाएगा उत्पादन। तो अभी 6 लाख और राइफल जो है वो मैन्युफैक्चर की जाएंगी। भारतीय सेना को मिली है 35,000 AK-203 राइफलें। आदित्य तिवारी हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदित्य, 35,000 से ज़्यादा ये राइफलें मिली हैं, क्या खासियत है इनकी और कैसे इनका निर्माण हुआ है? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा। अमेठी में जिस तरीके से राइफल फैक्ट्री का जब निर्माण हुआ था और उस समय कयास लगाई जा रही थी कि ये राइफल फैक्ट्री जो है देश के लिए जो है सेना के लिए काफी मजबूत अंग साबित होगी और लोग जो जनता है, जनता के लिए सेना जो तत्पर रहती है, 24 घंटे मुस्तैद रहती है, वो राइफल फैक्ट्री हिंदुस्तान के अमेठी की जो बनी हुई है वो उसमें से पहली खेप जो है सेना के हवाले कर दी गई है। और अभी अगर बात की जाए तो 6 लाख राइफलों का उत्पादन जो है अमेठी में होगा। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जब आए थे तो उस समय अमेठी की सांसद रही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस फैक्ट्री को दोबारा चालू करवाने के लिए जो है कटिबद्ध दिखाई दी थी। भारतीय सेना में अगर 35,000 AK-203 राइफलें जो मिली हैं वो अमेठी की फैक्ट्री में निर्माण होकर मिली हैं और 6 लाख अभी जो है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश से आत्मनिर्भर भारत की ओर जो कदम बढ़ा है अमेठी का, ऐसी कंडीशन में इंडो रशियन के संयुक्त उद्यम से अमेठी में तैयार की गई हैं ये आधुनिक टेक्नोलॉजी की जो है राइफलें हैं ये। तो बात की जाए तो अमेठी के कोरवा फैक्ट्री में इन राइफलों का जो निर्माण चल रहा था, अमेठी की सांसद थी स्मृति ईरानी का काफी प्रयास हुआ था उनके द्वारा और उनके प्रयास के बाद ही आज पहली खेप जो है सेना को जो है समर्पित की गई है। इसे लेकर अमेठी की सांसद रही पूर्व सांसद स्मृति ईरानी ने भी अमेठी की सराहना की है। साथ ही सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित देश के प्रधानमंत्री की तारीफ की है कि उनके अथक प्रयास के बाद में जो है अमेठी में जो ये राइफल तैयार हुई हैं भारतीय सेना को जो समर्पित की गई है 35,000, अभी लक्ष्य 6 लाख का है। तो ऐसे में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश से आत्मनिर्भर भारत बनाने में जो सहयोग रहा है उसको लेकर काफी सहयोग की बात की जा रही है। जी आदित्य, इंडो रशियन इनको नाम दिया गया है, कोरवा फैक्ट्री में बनी है। ये इंडो रशियन से क्या तात्पर्य हुआ इसका? जी इंडो रशियन की अगर बात की जाए तो रूस के साथ समझौता जब हुआ था राइफल का, और राइफल बनाने की फैक्ट्री है ये रूस से जो है दोनों फैक्ट्रियां दोनों देश जब समझौता करते हैं भारतीय सेना के लिए, जब कई ऐसे उपकरण खरीदे गए थे देश की रक्षा के लिए। अगर देखा जाए तो राजनाथ सिंह जब रक्षा मंत्री थे रूस दौरा किया था और उसके बाद में गृह मंत्री अमित शाह के जो है अथक प्रयास के बाद में रूस की राइफलें, चूंकि इनकी मार और इनकी क्षमता और इनकी अगर बात की जाए तो रूस से समझौता और रूस की कंपनी जो है वो हिंदुस्तान में अमेठी में रशियन जो है ये राइफल तैयार कर रही है जो कि 35,000 खेप तैयार कर चुकी है। तो रूस का बहुत ही बड़ा योगदान है और अमेठी में जिस तरीके से प्रधानमंत्री का रूस दौरा भी हो रहा है, अमेठी में रूस लगातार जो है रक्षा के मामले में चाहे वो जिस भी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इंडो रशियन नाम इसीलिए दिया गया है कि क्योंकि रूस और भारत दोनों संयुक्त रूप से मिलकर अमेठी में जो ये राइफल फैक्ट्री डाली गई है और उसका निर्माण हो रहा है, तो इसीलिए इसका नाम इंडो रशियन रखा गया है। जी ठीक है आदित्य, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। बढ़ेंगे आगे। मुरादाबाद से पूर्व सांसद ST हसन का जुलूस में शस्त्रों पर पाबंदी लगाए जाने को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार को सारे धर्म के लोगों के धार्मिक जुलूसों पर अस्त्र शस्त्र की पाबंदी लगानी चाहिए। उनका कहना है कि पाबंदी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये परंपरा पिछले 200 से 300 साल से चली आ रही है। जुलूस में लोग अपने अस्त्र शस्त्र की कला को दिखाते हैं। रोकने की जरूरत क्या है, और अगर फिर भी रोका है तो ईमानदारी से सब पे लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे हमने देखा है
कि अब इतने हैवी डीजे लेके लोग चलते हैं कि लोगों के दिल धड़कने लगते हैं, खिड़कियां झनझनाने लगती हैं, गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन आते हैं, कार के अंदर बीमार आदमी दूर चले जाते हैं सड़क से कि इतनी तेज चल रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश और मुख्यमंत्री जी के आदेश तो यही है कि एक लिमिट में बजे, जिसकी लिमिट 60 डेसिमल है। अगर अजान उससे 60 डेसिमल से ऊपर होती है तो फौरन पुलिस आके लाउड स्पीकर एक निकाल लेती है। इनको क्यों नहीं रोकती? तो हमारा कहने का मतलब यह है कि देखिए, अमन की चाबी इंसाफ के पास है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते सरयू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं अब बैराजों से भी पानी छोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। 3 अलग अलग बैराजों से सरयू नदी में 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। लगातार हो रही बारिश और बैराजों से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी से नदी किनारे तराई क्षेत्र में बाढ़ का संकट पैदा हो गया है। देखिए, तहसील 3 है बाराबंकी जनपद में, जहाँ पे घाघरा नदी के किनारे बाढ़ का प्रकोप रहता है और इसके लिए वहाँ पे बंधे भी हमारे बने हुए हैं और पिछले 2 माह से लगातार हम लोग बंधों के जो मेंटेनेंस का काम है उसको देख रहे हैं। और कुछ गांव में आबादी भी प्रभावित होती है, जब जलस्तर उस स्तर तक पहुँच जाता है तो उनके भी रुकने का प्रबंध होता है, सारी चीज़ों की व्यवस्थाएँ होती हैं। बाढ़ के संबंध में जो एक कोऑर्डिनेशन बैठक होती है और समस्त विभागों के कोऑर्डिनेशन के साथ एक पूरी कार्य योजना का क्रियान्वयन होता है, वो पूरी हमारी ऑन ट्रैक है और बाढ़ की तैयारी हमारी सही चल रही है, अच्छी चल रही है। इसके अतिरिक्त जहाँ कहीं पे भी जो आपदा राहत का सामग्री वितरण करना होता है, वो भी सामग्री हम लोग के पास उपलब्ध हो गया है, जहाँ कहीं पे भी आवश्यकता पड़ेगी। और महेंद्र प्रताप सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेंद्र, सरयू के पानी से जल स्तर बढ़ रहा है, 3 बैराजों से पानी छोड़ा जा रहा है, बाढ़ का खतरा पैदा हो रहा है, क्या स्थिति है इस समय वहाँ पर मौजूदा? देखिए रोहित, आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से नेपाल के द्वारा लाखों क्यूसेक पानी जो है घाघरा सरयू नदी में छोड़ा गया है, जिससे घाघरा सरयू नदी का जलस्तर अब धीरे धीरे खतरे के निशान की तरफ पहुंच गया है और जो तराई क्षेत्र में कटान भी काफी तेज हो रही है। जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है और जिलाधिकारी का दावा है कि लगातार जो बाढ़ से बचाव के सारे इंतजाम पुख्ता कर लिए गए हैं, लेकिन जो तराई क्षेत्र के इलाके हैं, जो ऐसे दर्जनों गांव हैं जो बुरी तरह से बाढ़ की कटान की चपेट में हैं और कटान भी काफी तेजी से हो रही है। लोग सुरक्षित स्थानों पर अभी से ही जो है अपना आसरा ढूंढना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जैसे जैसे हालात और बिगड़ेंगे, बाढ़ के खतरे के निशान से घाघरा सरयू नदी जो ऊपर पहुंचेगी तो काफी भयानक स्थिति हो जाती है बाढ़ की, क्योंकि बाराबंकी जिले की 3 तहसीलें हैं, जिसमें से रामतनी घाट, रामनगर और फतेहपुर, ये तीनों तहसीलें के सैकड़ों गाँव जो है बुरी तरह से घाघरा सरयू नदी की बाढ़ की चपेट में आते। लाखों की आबादी हर साल प्रभावित होती है, जिसको लेकर के इस बार जो बाराबंकी के जिलाधिकारी हैं सत्येंद्र कुमार, उन्होंने जो है पहले से ही जो अधिकारी कर्मचारी उनको तराई क्षेत्र में लगा रखा है और जो भी बचाव संबंधित राहत कार्य हैं वो तेजी से कराए जा रहे हैं, ताकि इस बार बाढ़ के खतरे से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। इसलिए लगातार जो तैयारियां हैं जिला प्रशासन ने पूरी तरह से पूरी कर ली हैं। लगातार जो अगर जलस्तर की बात करें रोहित, तो वो लगातार घाघरा सरयू नदी का जलस्तर जो है वो खतरे के निशान की तरफ बढ़ रहा है, लगातार पानी बढ़ रहा है। तो आने वाले समय में कई जो है बाढ़ की स्थिति काफी भयानक होने वाली है। जी, जो आसपास के गांव हैं फिलहाल वहाँ क्या स्थिति है? देखिए रोहित, अगर आसपास के गांव की बात करें तो जो घाघरा सरयू नदी के रामनगर तहसील में गांव पड़ता है, तपेसिपा और सिरौली घोषपुर तहसील क्षेत्र का गांव है इटौवा, ये बुरी तरह से प्रभावित है। इसमें कटान अभी से ही शुरू हो गई है। जो तराई क्षेत्र के जो किसानों के खेत हैं वो कट के नदी में समा रहे हैं, कई झोपड़ियां नदी में समा चुकी हैं, क्योंकि कटान काफी तेज है, क्योंकि नदी का जो बहाव है वो काफी तीव्र है, क्योंकि 5 लाख क्यूसेक पानी जो है घाघरा सरयू नदी में नेपाल के बैराजों से छोड़ा गया है और पहली बार ही छोड़ा गया तो ये स्थिति है। अभी आने वाले समय में और भी पानी नेपाल की तरफ से छोड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं स्थिति काफी भयानक होने वाली है। तो इसलिए तपेसिपा और इटौवा गाँव के लोग अभी से ही सुरक्षित स्थानों पर अपना आसरा ढूंढ रहे हैं। जी, क्या नेपाल सरकार से बातचीत नहीं हो रही है? क्या उनसे बात की जाएगी? कि अगर नेपाल की बात करें तो जाहिर सी बात है कि वहां भी स्थिति काफी खराब रहती है बारिश के दिनों में, तो वो जो है पानी
जब छोड़ते हैं तो उससे पहले जो है स्थानीय जिला प्रशासन सरकार को अवगत कराते हैं कि इतना पानी नेपाल के द्वारा छोड़ा जा रहा है, क्योंकि इस बार जो 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, इससे पहले नेपाल ने जो है उत्तर प्रदेश सरकार को बताया था कि जो है इसमें इतना पानी नेपाल से छोड़ा जा रहा है, इसलिए तराई क्षेत्र के जितने भी गांव है जो ज्यादा बुरी तरह प्रभावित होते हैं, वहां पे जिला प्रशासन ने सरकार के निर्देश पर पहले से ही इंतजाम कर रखे हैं, क्योंकि जो बंधा है उनको मजबूत कर दिया गया है ताकि कटान रोकने के लिए लगातार जो है बैरिकेडिंग कराई जा रही है, वो उस पर काम चल रहा है तेजी से, क्योंकि करोड़ों रुपए हर बार बाढ़ से बचाव के लिए सरकार बर्बाद करती है, और फिर भी लोगों के जो खेत हैं जो तराई क्षेत्र के वो लगातार नदी में समा जाते हैं, लोगों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, लोगों को खाने पीने के लिए काफी दिक्कतें होती है। लेकिन इस बार जो बाराबंकी जिला प्रशासन है उसने तैयारियां पूरी तरह से पहले से ही मजबूत कर रखी हैं। जी रोहित। जो किसानों का नुकसान हुआ है महेंद्र, क्या उसका प्रशासन मुआवजा देगा? जो किसानों के बाढ़ से खेती का नुकसान होता है उसका आकलन जो है जिलाधिकारी के निर्देश पर स्थानीय लेखपाल, तहसीलदार और एसडीएम जाकर के उसका जो है मुआयना करते हैं, और फसल के हिसाब से उसका जो है मुआवजा किसानों को दिया जाता है। और ज्यादातर जो किसान जिनकी खेती पूरी तरह से खेत समा गए हैं उसमें उसको लेकर के भी जो है जिला प्रशासन के निर्देश पर तहसील प्रशासन लगातार जो है निरीक्षण करता है और किसानों को जो है मुआवजा देने का काम भी तहसील प्रशासन के द्वारा किया जाता है। रोहित। ठीक है महेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। फर्रुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र में भारी बारिश की वजह से नगला खेम रेगाई गांव की सड़क कट गई। बारिश की वजह से मंदिर और मस्जिद पानी में समाने की कगार पे है, जिसकी वजह से ग्रामीण सहमे हुए हैं। तेज बहाव का एक वीडियो भी ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर वायरल किया है। वहीं ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर कटान की रोकथाम के लिए गुहार लगाई है। मऊ में तमसा नदी के किनारे बने अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया है। दरअसल लगातार बढ़ते अतिक्रमण से तमसा नदी का अस्तित्व खो रहा है और प्राचीन तमसा नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए क्षेत्र के लोग कटिबद्ध हैं। जानकारी के मुताबिक नदी किनारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ने भी अवैध निर्माण कर रखा है। जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देश पर, एसपी साहब के दिशा निर्देश पर तमसा नदी को बचाने के लिए, इसका बहाव बचाने के लिए ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं कि जहाँ पर जो अवैध निर्माण है इसको हटा दिया जाए और उसकी साफ सफाई करके तमसा नदी को अपने वास्तविक रूप में लाया जाए। इसीलिए ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। देखिए, आपको पूर्व में भी बताया था कि 95 घर ऐसे हैं जो तमसा नदी के बंदा के अंतर्गत आ रहे हैं और नदी के अंदर आ रहे हैं। जो भी गाड़ी का शोरूम है, जो भी गलत पाया जाएगा उसको सबको हटाया जाएगा। तमसा नदी के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, इसकी सुंदरता के लिए कटिबद्ध हैं, इसके बहाव के लिए कटिबद्ध हैं। पूर्ण रूप से हम लोग इसके लिए, नदी के लिए काम करेंगे और उसकी सुंदरता वापस लाएंगे। योगी सरकार के निर्देश पर रायबरेली में आज स्कूली वाहनों की जांच के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिस दौरान कई वाहनों के प्रपत्र में कमी पाए जाने के बाद आरटीओ मनोज कुमार सिंह ने इनके संचालन पर रोक लगा दी। दरअसल कई जिलों में स्कूली वाहनों की दुर्घटना के बाद सामने आया है कि बिना फिटनेस के ही स्कूली गाड़ियां दौड़ रही हैं। देखिए, आप अवगत हैं कि स्कूल अभी 1 महीने की छुट्टी के बाद 1 जुलाई से फिर से खुले हैं। तो परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में स्कूल वाहनों के सघन चेकिंग की जानी है और ये चेकिंग सड़क पर भी होगी और स्कूलों में जा करके भी होगी। तो उसी क्रम में जैसा अभी आप देख रहे थे, यहाँ सिविल लाइन चौराहे में रायबरेली में हम लोग स्कूल वाहनों की चेकिंग का विशेष अभियान लगाए हुए हैं। मेरे साथ में यात्री कर अधिकारी भी लालगंज क्षेत्र में है, वो भी चेकिंग कर रही हैं। तो प्रयास ये है कि कोई भी स्कूल वाहन बिना वैध प्रपत्रों के संचालित ना हो और अच्छी दशा। बहराइच में भारतीय किसान यूनियन का अनिश्चितकालीन धरना खत्म हो गया है। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता नगर पंचायत प्रयागपुर में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर धरना दे रहे थे, जिसकी सूचना मिलते ही पहुंची ईओ और एसडीएम ने
भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं की 10 मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया और धरना खत्म हो गया। लगभग 10 बिंदुओं को लेकर के हमने जो है आज का धरने का आयोजन किया था, जिसमें से लगभग 10 बिंदुओं पर यहाँ के ईओ और तहसीलदार के द्वारा बिंदुवार चर्चा हुई और सभी बिंदुओं पर हमें आश्वस्त किया गया कि 10 दिन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर कुछ टेंडर प्रक्रिया बता रहे हैं, तो टेंडर प्रक्रिया में बता रहे हैं कि 10 दिन के अंदर टेंडर खुलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई कर्मचारी भी नहीं है, जिसकी वजह से काम बाधित है। तो हम लोगों ने 10 दिन का समय दिया है, उसके लिए लिखित रूप में यहाँ के ईओ साहिबा ने हमको दिया है कि 10 दिन के अंदर अगर ये काम नहीं होता है तो आप लोग चाहेंगे दोबारा धरना कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने उनके बातों पर विश्वास करके 10 दिन के लिए धरना। समस्याएं को लेकर जो नगर पंचायत में व्याप्त रही, उसको लेकर के हम भारतीय किसान यूनियन द्वारा धरना लगाया गया। उस पर हमारे ईओ साहब से बातचीत हुई तो 10 दिन का उन्होंने समय लिया है। इसके अंदर उन्होंने काम करने के लिए कहा है। अगर काम नहीं कर पा रही तो पुनः यह धरना फिर अब धरने का रूप लेगा, और अब धरना जब लेगा तो ये आर पार की लड़ाई होगी और बहुत बड़ा धरना होगा। जब तक हमारी मांगों को पूरी नहीं होगी हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। अभी किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन था, वो मुख्य रूप से पंचायत से संबंधित अनेक समस्याओं से संबंधित था, जैसे कि जन्म मृत्यु है, साफ सफाई से संबंधित है, लाइटों से संबंधित है। उसके विषय में धरना करने वाले सभी माननीयों को अवगत कराया गया कि सभी चीज़ें ऑलरेडी प्रक्रिया में हैं। कुछ निर्माण कार्यों के जो हमारे आवश्यक थे उनके टेंडर भी लगे हैं और समस्त मांगें जो उनकी हैं वो संभवतः हमारी सारी प्रक्रिया में चल रही हैं। और इसके अलावा भी जो भी उनकी डिमांड है, जो नियमबद्ध है, उन सभी के लिए हम लोग संकल्प हैं, उसको पूरा करेंगे और 15 से 20 दिन के अंदर सभी मांगें पूरी होंगी। मैम, यहाँ पर नजूल की ज़मीनों पर, तालाबों पर लोग कब्जा कर रखे हैं, ऐसा इन लोगों का आरोप है। उस पर कब तक कार्रवाई हो जाएगी? नजूल की संपत्ति की कस्टोडियन जिलाधिकारी महोदया होती है, उनके निर्देशन में पूरी टीम बनती है, उसकी जांच होती है, उसकी कार्रवाई होती है। तो उसके विषय में कहना कुछ उचित नहीं होगा। उसमें पर्याप्त जाँच करके जो कमेटी होती है वो निर्णय करके उसके उपरांत। रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय में तैनात सहायक लेखक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें कुछ लोग सहायक लेखक को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। ये 3:30 बजे की घटना है। मैं अपने टेबल पर बैठा हुआ काम कर रहा था, वेतन का, क्योंकि अभी वेतन निकला नहीं, टीचरों का वेतन का काम कर रहा था। 3:30 बजे पहले एक आदमी आया मेरे कमरे में, उसने मुझसे पूछा कि भाई तुम्हारा नाम ये है? मेरा नाम ये, बताइए क्या काम है? कहने लगा आप किसके आदेश से बैठे हैं? मैं भाई ये बात तो लेखाधिकारी से पूछिए मैं किसके आदेश से बैठा हूँ। उसके बाद दूसरा आ गया, दूसरा मेरे सामने टेबल पे आकर बैठ गया, उसने भी यही बात कही कि आप बताइए किसके आदेश से बैठे हैं। उसके बाद में वो जो पहला वाला आदमी था वो घूम के मेरी चेयर की तरफ आया और उसने आते बस मारना पीटना शुरू कर दिया और जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। सुल्तानपुर में मकान निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया। पूरा मामला गोसाईगंज थाना क्षेत्र के सैफुल्लागंज गांव का है, जहां निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई तो वहीं 3 अन्य मजदूर घायल हो गए हैं। घायल मजदूरों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही तहसीलदार सदर जिला अस्पताल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। एक तो मृत अवस्था में हमारे यहाँ लाया गया है, सनी निषाद, जो कि मृत अवस्था में लाया गया है। बाकी 2 मरीज और आए हैं उनके साथ, एक का नाम है सुनील और एक का नाम है दिलीप। 2 पेशेंट है, वो अभी कंडीशन उनकी स्टेबल है, उनको भर्ती किया गया है और इलाज हो रहा है उनका। कैसे चोट का ब्यौरा एक्चुअली वो बता रहे हैं कि शायद कुछ सीलिंग का काम करते हैं। खबर उन्नाव से है, जहां गैंग रेप के आरोपी ने जेल में से बेल पर वापस आने के बाद अपने साथी के साथ मिलकर पीड़िता के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे रेप पीड़िता की मां की मौत हो गई, जबकि पीड़िता समेत 2 अन्य लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। वही गांव के बाहर आरोपी युवक का भी शव बरामद हुआ है, जबकि उसका साथी फरार बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है।
दूसरी ओर रेप पीड़िता ने स्थानीय पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि 3 दिन पहले उसने आरोपी के खिलाफ तहरीर दी थी, लेकिन मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से आरोपी ने उसकी मां की हत्या कर दी और पिता को भी मारने की कोशिश की। गोड़ियन खेड़ा के ही अनुराग पाल पुत्र पाल उम्र 22 वर्ष द्वारा फायरिंग की गई और गांव में जानकारी से यह भी ज्ञात हुआ कि अनुराग पाल पुत्र पाल द्वारा गांव से बाहर कुछ दूरी पर स्वयं गोली मारकर हत्या कर ली गई है। उसका शव पड़ा हुआ है और उसके पास एक तमंचा भी पड़ा हुआ है। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर किसी तरह की कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या। अमेठी के शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र में प्राइवेट बस और अज्ञात वाहन की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 5 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली और घायल यात्रियों का हालचाल जाना है। एक प्राइवेट बस जो दिल्ली से सीवान जा रही थी, वो किसी अज्ञात वाहन से टकरा गई, जिसपे बैठे हुए करीब 12 लोग घायल हो गए और 4 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई। पुलिस फोर्स तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भेजा गया, जिसमें से 3 लोगों को जिला अस्पताल रिफर कर दिया गया है। क्रेन को बुलाकर बस को किनारे करा दिया गया है। यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। मौके पर शांत व्यवस्था। अमेठी की मुंशीगंज पुलिस और स्वाट टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दाल की बोरी और नकदी चोरी करने वाले डीसीएम ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी करीब 6 लाख रुपए की कीमत की 403 बोरियां कानपुर से सुल्तानपुर ले जा रहे थे। डीसीएम ड्राइवर और खलासी बाप बेटे ने लाखों की कीमत की दाल को चोरी कर बेच दिया था। अमेठी एसपी हरेंद्र कुमार ने मामले का खुलासा किया है। कानपुर नगर के दाल व्यापारी हैं श्री प्रमोद गुप्ता, उनके द्वारा एक साथ 24 को 434 बोरी दाल जनपद सुल्तानपुर के लिए ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भेजी गई थी। जब वो गंतव्य पर नहीं पहुंची तब उनके द्वारा ड्राइवर से बात की गई तो ड्राइवर उनको गुमराह करता रहा। उनको आभास हुआ कि इसके द्वारा कुछ गड़बड़ है, तो उनके द्वारा थाना मुंशीगंज पर आकर दिनांक 7/7 को एक अभियुक्त पंजीकृत कराया गया। पुलिस द्वारा तत्काल इसमें कार्रवाई करते हुए 24 घंटे में पूरा माल बरामद करते हुए 3 अभियुक्त। इटावा में 2 गाड़ियों की हुई टक्कर में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां एक की हालत नाजुक बताते हुए डॉक्टरों ने उसे सैफई ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जांच में जुट गई है। घटना ये लोग चाचा थे हमारे, वो अपनी बड़ी बेटी के लिए मतलब लड़का देखने के लिए औरई साइड में गए हुए थे। तो इनके साथ में मतलब परिवार के एक और भाई थे, वो गए हुए थे। बेटा इनका भाई था जो मतलब मृतक में है अभी सर। तो वापसी में आ रहे थे और ऑटो में बैठे हुए थे। अब ऑटो के साथ में सर किसी वाहन ने टक्कर मारी है या ऑटो अपने आप से पलटा सर, इसका अभी कोई आइडिया नहीं है सर। तो आपको ये सूचना कैसे मिली? सर अभी गांव से ही फ़ोन आया था, गांव में किसी के पास में फ़ोन गया था, उन्होंने मेरे को बताया, तब मैं भागता हुआ सर आया। हाँ, ये एक कानपुर का नेशनल हाईवे है, वहाँ पे एक ऑटो पलट गया जो बकेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो उसमें हमारे पास कुल 7-8 मरीज हैं, जिसमें से 5 घायल हैं। एक को हमने सैफई रेफर कर दिया है, उसकी स्थिति चिंताजनक थी, और उसमें से 2 ब्रॉड डेड है, मतलब उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी है। तो यथास्थिति ये है, बाकी 4 को हमने एडमिट कर दिया है उपचार के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।